हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इलाइट नर्सिंग क्लासेस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सो फ्रेंड्स, हमने स्टार्ट किया था कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर। सो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर में हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 617। द नर्स इज इवेल्युएटिंग अ क्लाइंट रिस्पॉन्सेज टू कार्डियोवर्जन, विच असेसमेंट वुड बी द प्रायोरिटी। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि पेशेंट को इवेल्युएट करें हम पेशेंट को उसका रिस्पॉन्स टू द कार्डियोवर्जन के लिए। सो विच असेसमेंट इज़ आर प्रायोरिटी। सो कौन सी असेसमेंट हमारी प्रायोरिटी होगी अगर हम कार्डियोवर्जन में रिस्पॉन्स देख रहे हैं पर्सन का। सो कार्डियोवर्जन इज़ अ प्लान्ड प्रोसीजर, और अगर हम डिफिब्रिलेटर कर रहे हैं, डिफिब्रिलेटर इज़ अ अनप्लान्ड प्रोसीजर। सो इसमें हमारी प्रायोरिटी क्या होगी? हमारी प्रायोरिटी होती है ABC। सो ये हमारी प्रायोरिटी होगी, राइट। सो एयरवे हमने चेक करना है, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन हमने असेस करने हैं, राइट। एयरवे, ऑक्सीजन, ब्लड प्रेशर एंड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी इसमें? एयरवे पेटेंसी, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, एयरवे पेटेंसी। सो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 618। The nurse caring for a client who has just had implantation of an automatic internal cardioverter defibrillator. The nurse should assess which item based on priority. So हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एज अ नर्स आप केयर कर रहे हो एक क्लाइंट की जिसमें इम्प्लांट है ऑटोमेटिक इंटरनल कार्डियोवर्ट डिफिब्रिलेटर। तो अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी हमने क्या असेस करना है प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। तो क्लाइंट को ऑटोमेटिक इंटरनल कार्डियोवर्ट डिफिब्रिलेटर इंसर्ट करने के बाद हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी टू असेस द डिवाइस सेटिंग। हमें सेटिंग देखनी है कि लाइक जब हम पेसमेकर प्लेस करते हैं, पेसमेकर हम इंसर्ट करते हैं, उसके बाद जब हम सेटिंग सिमिलर जैसे हम सेटिंग सेट करते हैं वैसे ही हम इसमें भी सेटिंग चेक करेंगे। स्पेसिफिकली क्या देखेंगे हम कि डिवाइस एक्टिवेटेड है, हार्ट रेट कट ऑफ कितनी है, ठीक है, कि ज़्यादा तो नहीं है या कम तो नहीं है, एंड नंबर ऑफ शॉक कितने हमने प्रोग्राम करने हैं, कितने हमने डिलीवर करने हैं। तो सबसे पहले हमने ये चीज़ चेक करनी है, राइट। तो हमारे ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है एंजाइटी लेवल ऑफ द क्लाइंट एंड फैमिली। सो एंजाइटी लेवल हम पेशेंट का असेस करेंगे, ज़रूरी है, नर्सिंग इंटरवेंशन में है कि हमने एंजाइटी लेवल असेस करना है। बट हमसे पूछा गया है प्रायोरिटी, तो एंजाइटी यहाँ पे हमारी प्रायोरिटी नहीं होगी। एक्टिवेशन स्टेटस एंड सेटिंग ऑफ द डिवाइस जो मैंने आपको बताया है। एंड नेक्स्ट इज द प्रेजेंस ऑफ मेडिकल अलर्ट कार्ड for the client to carry. So medical alert card is also an important intervention. So medical alert card and knowledge of restriction on post discharge physical activities. So physical activity कौन कौन से restricted हैं वो सब देखना, उसके बारे में नॉलेज उनको देना, ये भी हमारी नर्सिंग इंटरवेंशन में आता है। अब ये सारी चीज़ें हमारी नर्सिंग इंटरवेंशन में आती हैं, बट हमारी प्रायोरिटी इसमें क्या होगी? तो जब भी हमने ऑटोमेटिक इंटरनल कार्डियोवर्जन डिफिब्रिलेटर इम्प्लांट करना है तो उसके बाद सबसे पहले हमने उसकी सेटिंग देखनी है, एक्टिवेशन स्टेटस देखना है एंड सेटिंग देखनी है हमने डिवाइस की। सो सेकंड इज़ द correct option and remaining are the nursing intervention, but these are not the priority, right? So next is the question number 619. A client's electrocardiograph strips shows arterial and ventricular rate of 110 beat per minute. The PR interval is 0.14 second. The QRS complex measure 0.08 second, and the PP and RR interval are regular. How should the nurse interpret this rhythm?
तो इसमें हमसे पूछा गया है कि ईसीजी स्ट्रिप पे वेंट्रिकुलर रेट कितना है, आर्टरी एंड वेंट्रिकुलर रेट कितना है, 110 है। एंड पीआर इंटरवल कितना है, 0.14 एंड क्यूआरएस कितना है, 0.8 सेकेंड। पीआर एंड आरआर इंटरवल रेगुलर है, तो कैसे हम इंटरप्रेट करेंगे इस रिदम को। जो हमारा एक क्वेश्चन हमारा पहले आया था उसमें मैंने आपको नॉर्मल वैल्यूज़ बताई थी, पीआर इंटरवल की नॉर्मल वैल्यू एंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की नॉर्मल वैल्यू। तो अगर आपको याद होगा तो हमारे पास पीआर की नॉर्मल वैल्यू आती है 0.122 टू 0.20 सेकेंड, राइट। पीआर इंटरवल 0.12 से लेके 0.20 तक। एंड नेक्स्ट आता है हमारा, ये थी पीआर की एंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की, क्यूआरएस इंटरवल, क्यूआरएस की हमारे पास आती है 0.04 से लेके 0.10 सेकेंड, राइट। तो सेकेंड में हमारी ये वैल्यूज़ आती हैं, राइट। ये तो हमारी क्या होगी, नॉर्मल वैल्यू। पीआर एंड आरआर इंटरवल ये भी क्या है, रेगुलर है। सिर्फ इसमें क्या चीज़ आ रही है, सिर्फ आर्टेरियल एंड वेंट्रिकुलर रेट कितना है, 110, मीन्स इंक्रीज हुआ है रेट, राइट। सिर्फ यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है और बाकी जो फाइंडिंग्स हैं दिस ऑल आर द नॉर्मल। कैसे हम इंटरप्रेट करेंगे इस रीडिंग को, तो चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। फर्स्ट ऑप्शन इज साइनस टेकिकार्डिया। टेकिकार्डिया, यस, साइनस टेकिकार्डिया ही है, क्योंकि इसमें जो हमारी हार्ट रेट है वो 100 बीट पर मिनट है और सिर्फ यहीं पे इफ़ेक्ट हुआ है, यहीं पे चेंजेस आए हैं, बाकी जो सारी फाइंडिंग्स हैं वो नॉर्मल है। तो ये इंक्रीज हुआ है, दैट मीन्स टेकिकार्डिया है। दैट फर्स्ट इज द साइनस टेकिकार्डिया, सेकंड वन इज द साइनस ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया तो नहीं है क्योंकि हार्ट रेट तो इंक्रीज हुई है, डिक्रीज तो नहीं हुई है। साइनस डिसरिथमिया, डिसरिथमिया भी नहीं होगा क्योंकि पीआर इंटरवल नॉर्मल है, आरआर इंटरवल नॉर्मल है और जो पीआर इंटरवल का 0.14 सेकेंड है एंड क्यूआरएस 0.08 है, तो सब कुछ नॉर्मल रेंज में है, तो डिसरिथमिया भी नहीं होगा। नॉर्मल साइनस रिदम भी हम नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे हार्ट रेट कितना है, 100 बीट पर मिनट है। हम ये क्वेश्चन, इन ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर रहे हैं और हमारे पास क्या आता है, साइनस ब्रेडिकार्डिया। साइनस ब्रेडिकार्डिया इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 620. The nurse is assessing the neurovascular status of a client who returned to the surgical nursing unit 4 hours ago after undergoing aortic bypass graft. The affected leg is warm and the nurse note redness and edema. The pedal pulse is palpable. How should the nurse interpret the client's neurovascular status? तो हमारा क्वेश्चन है कि नर्स असेस कर रही है न्यूरोवेस्कुलर स्टेटस पर्सन का जिसकी अभी सर्जरी हुई है 4 घंटे पहले, आयोटिक बाईपास ग्राफ्ट। अफेक्टेड लेग क्या है, वॉर्म है, रेडनेस है एंड एडिमा है। द नर्स पेडल द पेडल पल्स इज palpable. How should the nurse interpret the client's neurovascular status? First option है, the neurovascular status is normal because of increased blood flow through the leg. Second option है, the neurovascular status is moderately impaired and the surgeon should be called. Third option है, the neurovascular status is slightly deteriorating and should be monitored for another hour. Next option है, the neurovascular status show adequate arterial flow but venous complication are arising.
तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि पर्सन को क्या हो रहा है, तीन चीज़ें इसमें आ रही हैं। वॉर्म है, पेशेंट की अफेक्टेड लेग, रेडनेस है एंड एडिमा है। सो वॉर्म, रेडनेस एंड एडिमा सर्जिकल एक्सट्रीमिटी में ये नॉर्मल फाइंडिंग होती हैं। ये किसकी वजह से होती हैं? ड्यू टू इंक्रीज ब्लड फ्लो। सो अगर इंक्रीज रेडनेस किसकी वजह से होती है? रेडनेस होती है जैसे न्यू ब्लड फ्लो होता है, राइट। एंड एडिमा किसकी वजह से हो रहा है? सडनली प्रेशर चेंज हुआ है विद इन द ब्लड वेसल्स, तो उसकी वजह से एडिमा होगा और रेडनेस होगी और वॉर्म। सो ये जो फाइंडिंग्स हैं ये नॉर्मल हैं आफ्टर सर्जरी। ये फाइंडिंग जो है वो नॉर्मल है। एंड पल्स पैल्पेबल है। पैल्पेबल मीन्स सर्कुलेशन ठीक है, ठीक है। सो पल्स पैल्पेबल है, तो ये नॉर्मल फाइंडिंग है। सो क्या हमारा ऑप्शन करेक्ट क्या आएगा कि न्यूरोवेस्कुलर स्टेटस क्या है? नॉर्मल है बिकॉज ऑफ इंक्रीज ब्लड फ्लो थ्रू द लेग। तो ये सारी चीज़ें किसकी वजह से हो रही हैं? रेडनेस, एडिमा एंड वार्मथ, ये किसकी वजह से हो रही है? इंक्रीज ब्लड फ्लो थ्रू द लेग। सो सेकेंड ऑप्शन भी नहीं होगा, मॉडरेटली भी इम्पेयर्ड नहीं हुई है एंड स्लाइटली भी इम्पेयर्ड नहीं हुई है न्यूरोवेस्कुलर स्टेटस। एंड फोर्थ ऑप्शन है न्यूरोवेस्कुलर स्टेटस शो एडुकेट आर्terial फ्लो बट venous कॉम्प्लिकेशन आर राइजिंग। सो venous कॉम्प्लिकेशन आफ्टर 4 आवर्स नहीं स्टार्ट होंगे, राइट। सो फोर्थ ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। The nurse is assessing the neurovascular status of a client who returned to the surgical nursing unit 4 hours ago after undergoing aortic bypass graft. The affected leg is warm and the nurse note redness and edema. The pedal pulse is palpable. How should the nurse interpret client neurovascular status? सो हम असेस कर रहे हैं न्यूरोवेस्कुलर स्टेटस क्लाइंट का जो 4 घंटे पहले सर्जरी हुई है उसकी 4 घंटे पहले अयोटिक बाईपास ग्राफ्ट के। और जो अफेक्टेड लेग है उसकी वो वॉर्म है, रेडनेस है उसमें एंड एडिमा है और पेडल पल्स भी पैल्पेबल है। तो हम कैसे इसको इंटरप्रेट करेंगे? सो फर्स्ट ऑप्शन है द न्यूरोवेस्कुलर स्टेटस इज नॉर्मल बिकॉज ऑफ इंक्रीज ब्लड फ्लो थ्रू द लेग। यस, जो न्यूरोवेस्कुलर स्टेटस है ये हमें नॉर्मल शो कर रहा है क्योंकि वार्मथ हो रहा है, रेडनेस हो रही है, एडिमा हो रहा है। ये किसकी वजह से हो रहे हैं? ड्यू टू इंक्रीज ब्लड फ्लो थ्रू द लेग। सो रेडनेस किसकी वजह से हो रही है? न्यू ब्लड फ्लो हो रहा है लेग में, उसकी वजह से हो रहा है। एडिमा किसकी वजह से हो रहा है? जैसे सडनली चेंज हो रहा है प्रेशर इन द ब्लड वेसल्स, तो उसकी वजह से एडिमा होगा। तो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड सेकंड है द न्यूरोवेस्कुलर स्टेटस इज मॉडरेटली इम्पेयर्ड एंड द सर्जन शुड बी कॉल्ड। नहीं, क्यों बुलाएंगे हम सर्जन को? फोर्थ ऑप्शन है द न्यूरोवेस्कुलर स्टेटस इज स्लाइटली डिटेरिएटिंग एंड शुड बी मॉनिटर्ड फॉर द अनदर आवर्स। नो, the neurovascular status show adequate arterial flow, blood venous complication are arising। 4 hours के बाद venous complication नहीं आएंगी। तो थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन आर ऑल्सो इनकरेक्ट। सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 1 कि न्यूरोवेस्कुलर स्टेटस नॉर्मल है। एडिमा, रेडनेस एंड वॉर्म ये किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू इंक्रीज ब्लड फ्लो थ्रू द लेग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है the nurse is evaluating the condition of the client after pericardiocentesis performed to treat cardiac tamponade. Which observation would indicate that the procedure was effective? तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि नर्स इवेलुएट कर रही है कंडीशन ऑफ द क्लाइंट आफ्टर पेरिकार्डियोसेंटेसिस। कार्डियक टेम्पोड के लिए पेरिकार्डियोसेंटेसिस किया गया है, उसके लिए उसकी कंडीशन इवेलुएट कर रही हैं। तो विच ऑब्जर्वेशन वुड इंडिकेट दैट द प्रोसीजर वॉज इफेक्टिव। इफेक्टिवनेस हमने देखनी है प्रोसीजर की। सो इफेक्टिवनेस हम कैसे पता चलेगी? कि जो साइन एंड सिम्टम उस डिजीज़ के हैं वो डिसअपियर हुए हैं। अगर वो सिम्टम डिसअपियर हुए हैं तभी हम बोल सकते हैं कि जो थेरेपी थी या जो भी ट्रीटमेंट था वो इफ़ेक्टिव है, राइट। सो हमारे ऑप्शन है मफल्ड हर्ट साउंड। सो मफल्ड हर्ट साउंड तो प्रेजेंट नहीं रहेगी अगर इफ़ेक्टिव होगी हमारी थेरेपी, तो हमारा ट्रीटमेंट। क्लाइंट रिपोर्ट डिस्निया,
नो, डिज्निया भी नहीं होगा पर्सन को। अ राइज इन ब्लड प्रेशर एंड जुगुलर वेनस डिस्टेंशन, जुगुलर वेनस डिस्टेंशन भी नहीं होगी क्योंकि ये भी इसका सिम्टम है। अ राइज इन ब्लड प्रेशर, सो कार्डियक टेम्पोड में क्या, आफ्टर पेरिकार्डियोसेंटेसिस में ब्लड प्रेशर नॉर्मली क्या होता है, रेज होता है एंड सेंट्रल वेनस प्रेशर फॉल होता है। ब्लड प्रेशर क्या होगा, ब्लड प्रेशर will be increase and central venous pressure will be decrease. सो इन फाइंडिंग से हम बोल सकते हैं कि पेरिकार्डियोसेंटेसिस जो कार्डियक टेम्पोड के लिए किया गया है वो इफ़ेक्टिव है। तो दो ये हमारी फाइंडिंग्स आएंगी, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा और सेंट्रल वेनस प्रेशर दैट विल बी डिक्रीज, तब हम बोलेंगे कि ये इफ़ेक्टिव है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 622। The nurse is caring for a client who had a resection of a abdominal aortic aneurysm yesterday. The client has an intravenous infusion at a rate of 150 ml per hour, unchanged for the last 10 hours. The client urine output for the last 3 hours has been 90, 50 and 28 ml. 28 ml is most recent. The client blood urea nitrogen level is 35 mg per dl and the serum creatinine level is 1.8 mg per dl. Measured this morning. Which nursing action is the priority? तो क्वेश्चन लेंथी है, तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि क्लाइंट है, उसकी रिसेक्शन हुआ है एब्डोमिनल एयोर्टिक एन्यूरिज्म का yesterday. Client has an intravenous infusion at the rate of 150 ml unchanged for less 10 hour, means 10 hour से 150 ml पर आर के इन्फ्यूज़न रेट पेशेंट में चल रहा है। द क्लाइंट यूरिन आउटपुट फॉर द लास्ट 3 आवर कितनी है, पहले 90 थी, फिर 50 होगी, फिर 28 होगी। क्लाइंट BUN लेवल कितना है, 35 है एंड क्रिएटिनिन कितना है, 1.8 mg पर dl है। तो इसमें हमारी नर्सिंग प्रायोरिटी क्या होगी, राइट। तो यूरिन आउटपुट क्या हो रहा है, यूरिन आउटपुट हो रही है डिक्रीज, राइट, एंड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन BUN का लेवल कितना है हमारे पास, 35 mg, मीन्स BUN भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हुआ है एंड क्रिएटिनिन क्या हुआ है, क्रिएटिनिन 1.8 मीन्स वो भी इंक्रीज हुआ है। नॉर्मल वैल्यू मैंने आपको बताई हुई है इनकी, BUN की नॉर्मल वैल्यू है 10 to 20 mg per dl एंड क्रिएटिनिन है 0.6 to 1.2 mg dl एंड यूरिन आउटपुट 30 ml भी नहीं है 1 आवर में, तो वो भी लो है, मीन्स ऑली यूरिया हुआ है पेशेंट को। सो इसमें हमने क्या करना है, फ्लूइड रेट नॉर्मली चल रहा है, राइट। सो इसमें हमने क्या करना है, सो जो ये सर्जरी होती है अयोटिक एन्यूरिज्म रिसेक्शन रिपेयर जो होती है, इसमें हमने मॉनिटर करने होते हैं क्लाइंट के साइन ऑफ एक्यूट किडनी इंजरी, क्योंकि एक्यूट किडनी इंजरी इसमें नॉर्मल हो जाती है पेशेंट में, क्योंकि ब्लड लॉस्ट होता है ड्यूरिंग सर्जरी के टाइम। या तो डिपेंड करता है कि एन्यूरिज्म कौन सी लोकेशन पे हम सर्जरी कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। तो इसमें हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि हमने रीनल इंजरी को, किडनी इंजरी को हमने ऑब्ज़र्व करना है। सो यहाँ पे तो हमारी सारी वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, ये इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो रही हैं, यूरिन आउटपुट डिक्रीज़ हो रही है, BUN इंक्रीज़ हो रहा है, क्रिएटिनिन इंक्रीज़ हो रहा है, ये तो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि पर्सन को किडनी इंजरी हुई है। सो इस कंडीशन में हमारी प्रायोरिटी क्या होगी कि हमने सबसे पहले हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना है। हम पहले कुछ भी नहीं करेंगे, हमने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना है। सीरम एल्ब्यूमिन लेवल नहीं चेक करेंगे क्योंकि इसका कोई रोल ही नहीं है, इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं चेक करेंगे, इन दोनों का तो कोई रोल है ही नहीं, तो इनको नहीं चेक करेंगे। कंटिन्यू मॉनिटरिंग द यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट हम ऑलरेडी चेक कर रहे हैं, तो कंटिन्यूशन में हम क्यों यूरिन आउटपुट
देख ही रहे हैं ये चीज़, ठीक है। तो कंटिन्यू मॉनिटरिंग हम नहीं करते रहेंगे, हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले क्या करना है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना है। सो फोर्थ इज़ द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 623। A client with a variant angina is scheduled to receive an oral calcium channel blockers twice daily. Which statement by the client indicate the need for further teaching? तो वेरिएंट एंजाइना का पेशेंट है, उसको ओरल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स चल रहे हैं ट्वाइस डेली। तो कौन से स्टेटमेंट में हम फर्दर टीचिंग करेंगे, मीन्स पर्सन ने वो स्टेटमेंट गलत दी है और हम उसको करेक्ट करेंगे। सो फर्स्ट ऑप्शन है आई शुड नोटिफाई माई कार्डियोलॉजिस्ट इफ माई फीट और लेग्स स्टार्ट टू स्वेल। सो यस, हमने कार्डियोलॉजिस्ट को इन्फॉर्म करना है अगर पर्सन क्लाइंट के फीट में और लेग में स्वेलिंग हो रही है, मीन्स एडिमा हो रहा है, तो ये चीज़ तो हमने बतानी है। नेक्स्ट इज द आई एम सपोज टू रिपोर्ट माई कार्डियोलॉजिस्ट इफ़ माई पल्स रेट डिक्रीज बिलो 60। यस, क्योंकि जो एबनॉर्मल फाइंडिंग है वो तो हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बताएंगे, राइट। Next, avoid grapes fruit juice will definitely be a challenge for me since I usually drink it every morning with breakfast. सो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के साथ हम ग्रेप्स फ्रूट नहीं देते हैं। तो हमने पेशेंट ऑलरेडी बोल रहा है कि वो चीज़ें उसने अवॉइड करनी है, तो हमने भी पेशेंट को बताना है कि ग्रेप्स फ्रूट हमने अवॉइड करना है क्योंकि ये मेडिकेशन इंटरेक्ट करती है ग्रेप्स फ्रूट के साथ। Fourth option is my spouse told me that since I have developed this problem, we are going to stop walking in the mall every morning. So walking जो है वो ये एक नॉर्मल एक्टिविटी है। सो वॉक को हम नहीं अवॉइड करेंगे, तो नॉर्मली वॉक पर्सन कर सकता है। तो फोर्थ ऑप्शन में हम पर्सन को फर्दर टीचिंग करेंगे कि आप वॉक कर सकते हो, कि ये नॉर्मल एक्टिविटी है। सो ये हमारा इनकरेक्ट होगा, लाइक कि इस आंसर में तो हमारा करेक्ट ऑप्शन फोर्थ है, बट ये चीज़ें हमने पेशेंट को बतानी है कि आप वॉक कर सकते हो, राइट। सो जो एंजाइना है ये है पर्सन, एंजाइना के जो पेशेंट होते हैं, जैसे लाइक आपने पढ़ा होगा कि एंजाइना हमारे पास जैसे स्टेबल एंजाइना होता है, अनस्टेबल एंजाइना होता है एंड वेरिएंट एंजाइना होता है। तो मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में क्लियर कर देती हूँ एंजाइना के बारे में। सो एक होता है हमारे पास स्टेबल एंजाइना, एक होता है अनस्टेबल एंड एक होता है वेरिएंट एंजाइना। जो स्टेबल एंजाइना होता है, स्टेबल एंजाइना पेन कब होगी, ये जब कोई भी पर्सन माइल्ड एक्सरसाइज करेगा तो उससे ही ये पेन स्टार्ट हो जाएगी, राइट। सो उसको बोलेंगे हम स्टेबल एंजाइना, और जब वो पर्सन रेस्ट करेगा तो वो रिलीव हो जाएगी, राइट। तो ये था हमारा स्टेबल एंजाइना। नेक्स्ट है अनस्टेबल एंजाइना, ये रेस्ट से रिलीव हो जाएगा, राइट, और माइल्ड एक्सरसाइज से ये होता है। नेक्स्ट इज द अनस्टेबल अनस्टेबल एंजाइना। सो अनस्टेबल एंजाइना में क्या आएगा कि अगर पर्सन लोअर लेवल की एक्टिविटी करेगा और तो उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें ये है कि इसमें लोअर लेवल एक्टिविटी और रेस्ट लेस प्रिडिक्टेबल होते हैं, राइट। एंड वेरिएंट एंजाइना में क्या है, ये प्रलॉन्ग्ड होता है एंड सिवियर होता है और सेम टाइम पे होगा, हर दिन, एवरी डे, ठीक है, सेम टाइम पे होगा वेरिएंट एंजाइना जो हमने इसमें पढ़ा है, राइट। तो वेरिएंट एंजाइना को हम वेजो स्पेसिफिक एंजाइना भी बोलते हैं और प्रीजेमेटल एंजाइना भी बोलते हैं। ये किसकी वजह से होता है, ये डेवलप होता है ड्यू टू स्पाज्म इन कॉर्नरी आर्टरी। कॉर्नरी आर्टरी में जब स्पाज्म होता है उसकी वजह से होता है, और इसको कैसे हम करेक्ट करते हैं, बाय गिविंग कैल्शियम टू द पेशेंट, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 624। So this is the last question of this unit in disorder part. So the nurse note that a client with sinus rhythm has a premature ventricular contraction that falls on the T wave on the preceding beat.
The client rhythm suddenly changed to one with no P wave, no definable QRS complex, and coarse wave line of varying amplitude. How should the nurse interpret this rhythm? लास्ट क्लास में हमने ये चीज़ क्लियर कर दी थी। इसमें आई थिंक अगर आपको लास्ट क्लास में मेरा समझ आया होगा तो उसमें मैंने ईसीजी का आपको पूरा बताया था। हर एक जो डिसरिथमिया था उसमें मैंने आपको डिफरेंशिएशन बताया था, राइट? तो अगर आपने वो क्लास अच्छे से अटेंड की होगी तो आप ऑप्शन देखे बिना ही आप आइडिया लगा सकते हो कि ये कौन सी डिसरिथमिया की बात हो रही है, राइट? सो हमारे क्वेश्चन में पूछा है क्या है पेशेंट में साइनस रिदम प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है जो कहाँ फॉल कर रही है, टी वेव के ऊपर फॉल कर रही है। क्लाइंट रिदम सडनली चेंज हो गया, उसमें कोई भी पी वेव नहीं थी, डिफाइनेबल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं था, एंड कोर्स वेवी लाइंस ऑन वेरिंग एम्पलीट्यूड। हाउ शुड द नर्स इंटरप्रेट दिस रिदम? कैसे आप इंटरप्रेट करोगे, क्या है ये? तो पी वेव नहीं है और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स डिफाइनेबल नहीं है। लाइक किस कंडीशन में होगी, ऐसे आएंगी हमारी वेव्स, राइट? सो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है फिब्रिलेशन, राइट? सो ये फिब्रिलेशन शो कर रहा है। सो एसिस्टोल तो नहीं होगा, आर्टियल फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एंड वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। आर्टियल फिब्रिलेशन नहीं होगा, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया भी नहीं होगा। सो करेक्ट हमारा ऑप्शन आएगा वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि पी वेव फिब्रिलेशन में क्या होगा, पी वेव नहीं होगी एंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की जगह क्या होगा, फिब्रिलेटरी वेव्स होंगी, राइट? सो फिब्रिलेटरी वेव्स ये हमें क्या शो कर रही हैं, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। अगर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया था तो उसमें पी वेव नहीं थी और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या थे, वाइट थे, तो ये वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया भी नहीं होगा। आर्टियल फिब्रिलेशन भी नहीं होगा क्योंकि आर्टियल में पी वेव नहीं है, राइट? एंड एसिस्टोल तो नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आज हमारे ये पार्ट डिसऑर्डर पार्ट, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर पार्ट कंप्लीट हो चुका है। सो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कार्डियोवैस्कुलर मेडिकेशन। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।